एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हमारी जो सीटीपी की सीरीज चल रही है सी टेट और यूपी टेट के लिए, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्रीवियस ईयर का ही है। आनुवांशिकता को क्या माना गया है? देखो, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, इस चैप्टर से तो आपके 2 से 3 या 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर कोई भी टेट अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो आनुवांशिकता को क्या माना जाता है? एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? एक स्थिर या स्थायी सामाजिक संरचना। क्योंकि जो आनुवांशिकता का रूप है ना, वो हमारे मतलब हमारे आगे वाली जनरेशन में देखने को मिलता है। कभी कभी कोई कहता है नहीं है, देखो इसका जो फेस है ना, इसकी दादी की तरह है, ये अपने अंकल की तरह बात करती है, ये बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखती है ना। तो ये जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है ना, चाहे वो गुण हो, रंग हो, रूप हो, किसी भी रूप में जो है ये स्थिर रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? एक स्थिर या फिर स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? मतलब जो भी हमारे गुण हैं, गुण कह लो या दोष कह लो, गुण दोष दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं ना। अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो उन्हें गुण कहेंगे, ख़राब चीज़ें हैं वो दोष कहेंगे, है ना। और जैसे कि अगर हम बात करें ना, कुछ अच्छी आदतें हैं अगर मान लो ट्रांसफ़र हो रही हैं जेनेटिकली, तो हम कहेंगे क्या, इसके लक्षण तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हैं, या फिर बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती है, या फिर कुछ भी, है ना। तो ये क्या है? ये जेनेटिक ही तो है। तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? जो लक्षण हम माता पिता से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता ही तो कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होता है? वंशानुक्रम का अगर हम बात करें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस में, तो वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारी बुद्धि में भी और व्यक्तित्व में भी वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आनुवंशिकता को और वातावरण में अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा वातावरण को मुख्य और आनुवंशिकता को गौण माना जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये बात सही है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता गुणों का गठन है। आनुवंशिकता कैसे गुणों का गठन है? भाई आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों का गठन होगा ना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से, इस क्वेश्चन का आंसर जरा दीजिए आप लोग। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ठीक बात है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता के गुण संतानों में संचरण होते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, विकास प्राणी और पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है, सही बात है। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? व्यक्ति और वातावरण के साथ उसके सामंजस्य या तालमेल से होता है। तो बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ठीक बात है। आगे देखते हैं, माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना जो है वंशानुक्रम है। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अगर हम बात करें ना, तो इसका आंसर जो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं का शोधन, ये गलत बात है। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये बात गलत है, बाकी सारी सही हो जाएंगे। देख लेते हैं क्यों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किसी मनोवैज्ञानिक का ये कथन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योगफल है, ना कि शोधन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाता कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है शोधन की जगह, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है,
ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, नहीं पूछा गया है तो नहीं सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल, ठीक है। अभी इसी की बात कर रहे थे। वी एन झा ने कहा कि वी एन झा महोदय हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने एक लाइन बोली थी कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं का योग है, ठीक है। तो इसीलिए हम शोधन नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि वी एन झा मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला है कि जो वंशानुक्रम होता है ना, वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ठीक है। तो इनके कथन को मानते हुए हम लोग सीडीपी में क्या करते हैं, पेडागॉजी में, कि मनोवैज्ञानिकों के कथनों पर ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम योग होता है ना, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, ना कि शोधन है, राइट। देखो ये यूपी टेट जूनियर का है, 2016 में पूछा गया है, यूपी टेट जूनियर, राइट। सामान्यतः इस बात पर वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार करते हैं। अगर हम सभी कथनों को देखेंगे ना, तो जो सी वाला ऑप्शन है ना, मतलब उसकी तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है, कि कला विषय की तरफ लड़कियों का रुचि ज़्यादा होती है, ठीक है। और आक्रामक खेलों के प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से लड़के तैयार मतलब हो जाते हैं। ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इस आंसर के अनुसार तो यही सही है, सी इज़ द राइट आंसर। बट ऐसा इसलिए होता है कि इसके बहुत सारे सांस्कृतिक संदर्भ हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर खाना बनाने का सामान है, खिलौना है, तो हम क्या करते थे, लड़कियों को लाके देते थे, ठीक है। अगर मान लो इंजीनियर बनना है, एरोप्लेन उड़ाना है, ऐसे खिलौनों को हम हमेशा कैसे इंडिकेट करते थे, लड़कों से। तो एक मानसिक वो बनी हुई है, मतलब एक मानसिक पृष्ठभूमि सी बनकर तैयार हो गई है कहीं ना कहीं। हो सकता है इसका ये रीजन हो कि लड़कियां भी कला विषयों के प्रति ज़्यादा अंतर्निहित प्रतिभा होती है और लड़कों में आक्रामक खेल के लिए प्रदर्शन होता है ना। तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक बहुत सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी ही सही है। कौन सा एक सही क्रम है, ठीक है। इसका क्रम आप लोग याद रखना, कौन सा इसका क्रम है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। डी इज़ द राइट आंसर, डी सही है इसका। तो इसका ये थोड़ा सा क्रम आप लोग याद रखिए, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, राइट। आनुवंशिकता को क्या माना जाता है भाई, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, बार बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है, या प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखो एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, नहीं पूछा गया है ना, है ना। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बुद्धि का प्रतिपादन, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था। पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने किया था। बिने एक टीचर थे फ्रांस के, ठीक है, और उनके सहयोगी साइमन थे। उन्होंने फ्रांस के बच्चों पे जो है एक परीक्षण किया था, और ये पहला बुद्धि परीक्षण कैसा था, पढ़े लिखे बच्चों पर था, इसलिए बिने साइमन का परीक्षण शाब्दिक था। अगर हम द्वितत्व सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। द्वितत्व सिद्धांत का क्या नाम था, जीएस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब सामान्य कारक और विशेष कारक। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए थे स्पीयरमैन ने, सामान्य और विशेष, ठीक है। इसे द्वितत्व का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम बहुतत्व का सिद्धांत की बात करें ना, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत की व्याख्या की थी, ठीक है। और प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत है, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जाता है।
आनुवंशिक विधि का प्रयोग क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। ठीक है, एक प्राकृतिक सिद्धांत मतलब इस बात का अध्ययन करता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस कारण होता है? विविधता के कारण होता है। हमेशा क्या होता है कि माता पिता के बच्चे बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो माता पिता से अलग होते हैं। भाई तरह तरह के लोग होते हैं। विविधता का मतलब क्या? सबकी मतलब अलग स्थिति होती है, अलग सोच विचार, ये सब होता है, व्यक्तिगत रूप से विभिन्न होते हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता है, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मतलब क्या होता है कि माता पिता से बच्चे अलग होते हैं, किस कारण? विविधता के नियम के कारण, राइट। क्या बुद्धिमान माता पिता मतलब बुद्धिमान, जिनके पेरेंट्स बुद्धिमान है ना, उनके बच्चे हमेशा पढ़ाई में तेज होते हैं? ऐसा नहीं, और ऐसी कोई ज़रूरी मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता इंटेलिजेंस हों तो बच्चे भी इंटेलिजेंस हों, है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। ये बी वाला नहीं हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं, फिर भी आपको आंसर एक बार दिखा देते हैं क्या है। देखो, नहीं, बी सही है ना, अनिवार्य नहीं है, राइट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा। निम्न में से कौन सा, देखो ये सीटेट जूनियर और DSSB प्राइमरी में भी पूछा गया है, कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ठीक है, तो जहाँ पे आंखों का रंग दिख जाए ना, वो आनुवंशिकता संबंधी कारक होता है। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन में से कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ठीक है बात। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान करता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब जेनेटिकली रुचि, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें, इसमें गलत कथन आपको छांटना है, ठीक है। तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, योगदान देता है, ये भी बात सही है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें पसंद नापसंद, अभिवृत्ति, मानसिक संवेदनात्मक भावनाएं, ये सबका समावेश नहीं होता है ना। तो डी इसमें गलत पूछा गया है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। वंशक्रम ऐसा निर्धारित करता है कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क हम कह सकते हैं, तो संज्ञान हमारे मस्तिष्क में ही तो होता है, घुटनों में थोड़ी ना होता है कि नहीं? किसी का, सबका ज्ञान, सबका दिमाग उसके मस्तिष्क में ही तो होता है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है कि मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है, राइट। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण होता है। भाई लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, ठीक है, पिता के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़का पैदा होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? ठीक है, अगर मान लो अगर हम बात करें क्रोमोसोम कौन सा निर्धारित है लड़का पैदा होने के लिए, तो अगर XY है तो लड़का होगा क्रोमोसोम, ठीक है, और XX है तो लड़की होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है। विकास और आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा प्रदर्शन क्या है? किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ठीक है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना, ये बात बिल्कुल सही है, ये कॉल्सॉनिक का कथन है, ठीक है। इन्होंने बोला था कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है, कहीं ना कहीं आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना, किसी को कोई कितना विकसित कर सकता है, ठीक है। अब बी वाला कथन देखिए, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ये किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ठीक है,
कितना किसी को डेवलप किया जा सकता है ये तो वातावरण निर्धारित करता है, ये आनुवंशिकता नहीं निर्धारित करती है, ठीक है। लेकिन आनुवंशिकता निर्धारित करता है कि कोई कितना विकसित होगा, ठीक है। तो मतलब कौन सा आपका सही है, आप देख लीजिए कौन सा सही है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो, देखो एक्स वाई लड़का हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर एक्स एक्स लड़की ही होगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। आनुवंशिकता निर्धारित, आनुवंशिकता का अधिगम, परिपक्वता, सामाजिकरण, ठीक है। या फिर इनमें से कोई नहीं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आनुवंशिकता, प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास सीमा उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। वातावरणीय दशाएं अर्थात पोषण भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर भी पालन पोषण व्यक्ति उपस्थित पितृत्व को नहीं बदल सकता, इसलिए आनुवंशिकता द्वारा परिपक्वता का निर्धारण होता है, ठीक है। इन्होंने ऐसा माना है कि आनुवंशिकता द्वारा किसका निर्धारण होता है, परिपक्वता का। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र से अलग न होने के कारण होती है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सामान्यतः 23 होती है ना। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशानुगत कारक बच्चे के विकास के समय अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं, ठीक है। वंशानुगत कारक क्या होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के समय अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं, राइट। सॉरी, इसका आंसर सी होगा। वंशानुगत कारक जो होते हैं बच्चे के गर्भधान के समय, जब बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ में आता है ना, तो जितने, हाँ इसका आंसर तो सी ही होगा, ठीक है। वंशानुगत, जितने भी वंशानुगत कारक होते हैं ना, जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, तो वो बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आता है ना, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर आप करेक्ट कर लीजिए, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, ठीक है। तो ये 21वां गुणसूत्र अलग न होने के कारण कौन सी बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम। सामान्य रूप से 46 क्रोमोसोम पैदा होते हैं। 23 क्रोमोसोम का एक सेट शिशु अपने पिता से और 23 का सेट माता से ग्रहण करता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम तब होता है जब माता या पिता का अतिरिक्त क्रोमोसोम योगदान करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में क्या होता है कि एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। यह सामान्यतः 35 से अधिक की, मतलब जो औरतें होती हैं ना 35 एज की उम्र में प्रेग्नेंट होती हैं, सामान्यतः उनमें ऐसा देखा जाता है। किसी की आनुवंशिकता के समय, आनुवंशिकता गर्भधारण के समय निर्धारित की जाती है, ठीक है। किसी बच्चे की जो आनुवंशिकता होती है ना, तो जब मतलब माँ के पेट में बच्चा होता है उस टाइम पे निर्धारित की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। अगर हम प्रकृति की बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण में बात करें ना, तो उसमें जैविक और अजैविक दोनों संघटक होते हैं। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका में कौन सा कथन सत्य है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है।
या फिर हम कहें अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई आपकी। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण है। देखो जहाँ पे केवल एकमात्र होगा वहाँ भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अब हम ए और बी देखते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ जगह पे विकास का ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, और कुछ जगह पे विकास के कुछ पहलू में कहीं पे आनुवंशिकता का अधिक प्रभाव रहता है और कहीं पे वातावरण का मुख्य प्रभाव रहता है। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से देखें ना तो वातावरण का बालक के विकास में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कहीं कहीं पे वातावरण की भूमिका अधिक होती है बालक के डेवलपमेंट में और कहीं कहीं पर्यावरण आनुवंशिकता की भूमिका होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है। ये बी वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता ही है। एकमात्र जहाँ पे आएगा ना, देखो केवल एकमात्र, ऐसा ऑप्शन तो आप लगा ही नहीं सकते हो सही। ठीक है, ऐसा ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते हो सही, तो ये तो गलत हो गया। और ये भी गलत हो जाएगा कि मानव विकास ना तो आनुवंशिकता को प्रभावित करते ना तो वातावरण को। ये बात गलत है भाई, आनुवंशिकता और विकास को दोनों को प्रभावित करते हैं, इन्होंने ना तो कर दिया। ऑप्शन नंबर ए देखो, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। भाई वातावरण का प्रभाव पूर्ण रूप से कैसे निर्धारित करते हैं, जब हम पढ़ चुके हैं कि मानव के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है और इन्होंने क्या कह दिया कि पूर्ण रूप से केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये बात देखो बिल्कुल सही है कि मुख्य रूप से वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आनुवंशिकता का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। देखो सीटेट अगर देने जा रहे हो ना तो उसकी लैंग्वेज को पकड़ना सीखना, उसमें लैंग्वेज बहुत टफ लिख देता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का खेल है। ए बी सी तीनों, ए बी डी तीनों गलत हैं और इसमें सी सही हो जाएगा क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जटिल रूप से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शिक्षार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम और किसी बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। सी इज द राइट आंसर। मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व किससे संबंधित है। बच्चे वैयक्तिक रूप से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, या फिर हम कहें यूनिक होते हैं। ठीक है, तो वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, फिर वंशानुक्रम में विविधता से। देखो बच्चे जो है वैयक्तिक रूप से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, बच्चों का वंशानुक्रम, हर बच्चे का वंशानुक्रम कुछ और है भाई। जो तुम्हारे माता पिता हैं वो दूसरे बच्चे के थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे वातावरण में आप रहते हैं वैसा दूसरे का वातावरण थोड़ी ना में रह सकते हैं, है ना। तो हर बच्चे का वैयक्तिक विभिन्नता निर्धारित होती है वंशानुक्रम तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, किसी बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता किस पर निर्भर करती है भाई। कोई बच्चा क्या करता है कि वातावरण के साथ और वंशानुक्रम के साथ तालमेल बिठाता है, अंतःक्रिया करता है और उन्हीं से उनकी वैयक्तिक विभिन्नता का निर्धारण होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि का विकास निम्न में से किसके अनुसार होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम प्लस नहीं लगाना है आपको, वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतना बात याद रखना, वंशानुक्रम गुणे वातावरण। सी इज द राइट आंसर। हाँ, डी इज द राइट आंसर, डी है ना। मानव जाति में कौन सा वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। मानव जाति की विविधता को कौन से तत्व बताते हैं भाई। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के कारण वैयक्तिक विविधता होती है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर।
सी ही सही हो रहा है ना। बच्चे अंतः क्रिया करते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का। भाई अंतः क्रिया का है ना, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का। तो मानव विकास काहे का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 6 साल की लड़की खेल कूद में असाधारण प्रतिभा को दिखाती है, प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है आपसे कि एक 6 साल की लड़की है जिसके माता पिता क्या हैं? दोनों ही खिलाड़ी हैं। माता पिता खिलाड़ी हैं, इसका मतलब क्या है? आनुवांशिक रूप से तो उसके माता पिता खिलाड़ी हैं, तो आनुवांशिक रूप से वो खेल के प्रति वैसे ही मतलब ट्रांसफ़र होंगे उसके गुण। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, उसके माता पिता उसको क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं, इनकरेज करते हैं, खेलने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसको वातावरण भी वैसा ही मिल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि बहुत संभव है कि वह उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है भाई? उसकी क्रियाएं किसका परिणाम है? उसका जो व्यक्तित्व है, जो वो प्रदर्शन कर रही है, खेल कूद में विशेष प्रतिभा दिखा रही है, वो किसका परिणाम है भाई? आनुवंशिकता और वातावरण का ही तो परिणाम है। तो डी इज़ द राइट आंसर। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ठीक है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। देखो ये ऑप्शन जहाँ पे दिख जाए ना कि समवयस्कों और पितृक का योगदान का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, यही हमेशा सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक बात है। भारत सरकार के विवादात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित रहता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत एवं प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका की बात की गई है। ठीक बात है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। मतलब आनुवंशिकता और जो वातावरण है ना, उसका सापेक्षिक जो प्रभाव है ना, और वो परिवर्तनशील होता रहता है। ठीक है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के, देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। मानव का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, प्रकृति पोषण से प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति या फिर भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ या फिर हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा कहाँ गया। जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से तात्पर्य है जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में व्यक्तियों के जन्मजात गुण और पालन पोषण के समय जैसा वातावरण मिलता है ना, उसका प्रभाव संपूरक और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना करता है। ठीक है, तो कौन सा है? ए इज द राइट आंसर। इसमें प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है, आपको ये बताना है। बच्चा एक खाली स्लेट के समान है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई भाई। बच्चे के आनुवांशिक रूप से उसकी तरफ प्रवृत्त होने वाले जिस तरफ होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार के परिवेश में पढ़ रहे हैं।
भाई परिवेश से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, तो बी तो गलत हो गया। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम प्रभाव होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होता है। भाई वातावरण का भी प्रभाव होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं। देखो सबसे सही आंसर डी है, डी इज़ द राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। डी इज़ द राइट आंसर, हाँ बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखो डी ही सही है। आर्जव नाम का तर्क देता है, आर्जव नाम का कोई लड़का होगा, ठीक है, तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा का विषय क्या है? मतलब आर्जव का मानना है कि जो भाषा है ना वो नैसर्गिक या प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, ठीक है, और सोनाली का मानना है कि जो भाषा विकास है ना वो हमारे वातावरण या परिवेश से प्रभावित होता है। ये किस बात का चरण मतलब संबंधित है? प्रकृति पोषण पर बहस होगा, है ना, तो प्रकृति पोषण पर बहस है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना जब अलग अलग मतभेद हो तो वहाँ पे प्रकृति और पोषण पर विवाद या प्रकृति पोषण पर बहस ऐसा ऑप्शन दिखेगा, वही टिक कर देना आप लोग। यूपी टेट और DSSS भी दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ठीक है, यह कथन ठीक है क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ये बात भी गलत है। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये तो सही लग रहा है। ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। सी सही लग रहा है, सी इज़ द राइट आंसर, है ना, सी सही है। क्या पूछा गया था आपसे कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। सही नहीं है, सी है इसका आंसर। सही नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ऐसा सिद्ध करते हैं कि वातावरण का बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं से, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो यही सही है, अन्योन्य क्रिया, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो वो दिया है विशिष्ट अनुक्रियाओं। देखो इसमें ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की यार विशिष्ट योग्यताओं का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है तथा वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। यही सही है, यही सही है, ए इज़ द राइट आंसर। आनुवंशिक बनावट क्या करती है कि परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण पर बहस के बारे में क्या लिखा है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकता एवं वातावरण। यही प्रकृति पोषण पर बहस का सबसे बड़ा रीजन है ना, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी के बच्चे को समझना है ना तो उसके घर जाइए। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे के बारे में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही ना, उसके घर से पता लगाइए, क्योंकि घर के का वातावरण बहुत, विद्यार्थियों के घर के का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को आपको अच्छे से लर्निंग करानी है ना तो उसके बारे में जानना होगा।
ठीक है। और जब बच्चे के बारे में आपको अच्छे से जानना है ना, तो उसके घर परिवार दोस्त मित्र वातावरण सब पता होना चाहिए ना आपको, है ना। तो ऐसा करना मतलब यह तथ्य अधिगम के किससे संबंधित है, ठीक है। अधिगम के कौन से तथ्य से संबंधित है, पारिस्थितिकी। जहाँ पे वातावरण जुड़ा होगा वो किससे संबंधित होगा भाई, पारिस्थितिकी से ही तो संबंधित होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न दर्शाता है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या फिर असत भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव है। भाई ये प्रकृति पोषण पर बहस है, ठीक है। प्रकृति और पोषण पर बहस का मुद्दा है ये, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे डिबेट वाले क्वेश्चन मिले ना तो उसमें प्रकृति और पोषण पर बहस ही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता अगर हम कहेंगे तो वो गाल्टन थे। ये क्वेश्चन किसको नहीं आता होगा, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आता होगा, राइट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो हमने करा ही दिए हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं, तो इनसे तो कुछ बनता नहीं है आपका। एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा सकता है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं से विकसित होते हैं प्रत्यागमन हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये भी याद रख लेना आप। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, ऐसा जेम्स ड्रेवर ने कहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना और इससे हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी थी जॉन डेवी ने, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, सामाजिकरण, सामाजिक विकास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें कौशलों मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, ठीक है। तो सामाजिकरण के द्वारा बच्चे एक्टिव मेंबर बनते हैं, समाज के क्रियाशील सदस्य बनते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। दो संस्कृतियों के बीच अंतर किसके लिए, सामाजिकरण, उनका सामाजिकरण हुआ और तभी तो समाज में अंतर होता है ना, ठीक है। तो सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक चरण और क्या संबंधित है, व्यक्तित्व विकास सम्मिलित है सामाजिकरण में, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम बात करें शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक है। तो सामाजिकरण का मतलब होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है। धर्म क्या है, एक सामाजिक संरचना ही तो है ना, सामाजिक पर्यावरण ही तो है धर्म, जिससे वह हिस्सा है, ठीक है, वह सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है, राइट, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। आई थिंक इसका आंसर विशिष्ट मतलब सामाजिकरण की शुरुआत तो बाल्यावस्था में ही हो जाती है, तो बाल्यावस्था को माना चाहिए, लेकिन सामाजिकरण के बच्चे एक्टिव मेंबर बन जाते हैं किशोरावस्था में। इसका आंसर देख लेते हैं पहले, है ना। तो बाल्यावस्था इसका आंसर है, ठीक है। शुरुआत बाल्यावस्था में सामाजिकरण की हो जाती है हर बच्चे की, है ना। तो बाल्यावस्था इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक सामाजिकरण होता है, मैंने क्या बताया, बच्चे सामाजिकरण में सामाजिकता की अगर हम बात करें ना, तो बच्चे उसके एक्टिव मेंबर कब बनते हैं, किशोरावस्था में बनते हैं, लेकिन शुरुआत कब हो चुकी होती है, बाल्यावस्था में हो चुकी होती है, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आज इन दो चैप्टर्स को उठाया है। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है। बाद के रिश्तों की अगर हम बात करें ना,
तो पूर्व अभ्यास कहा जाता है। मतलब हमारे जो बाद में बनने वाले रिश्ते हैं उनका अभ्यास पहले से हम कर लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? अग्रिम सामाजिकरण। मतलब जो आने वाला सामाजिकरण है उसके लिए हम पहले से अभ्यास कर लेते हैं। मतलब बाद में हमसे जो मतलब हमारे जो रिश्ते बनने वाले हैं ना, तो अग्रिम सामाजिकरण उसे बोलेंगे, राइट, जो हम पूर्व अभ्यास कर लेते हैं। जब एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश या अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। मतलब जब आप किसी भी समूह से जुड़ जाते हैं, किसी भी ग्रुप से जुड़ जाते हैं, किसी भी स्कूल से जुड़ जाते हैं, तो उसी की जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसा वो बर्ताव करते हैं, मतलब जैसे वो टीचिंग कर रहे हैं उनको फॉलो थोड़ा सा करने लग जाते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को मानने लग जाते हैं, तो उस समूह की अनुरूपता, मतलब आप दिखेंगे ना कि उस समूह के मेंबर हैं, तो वैसे दिखने के लिए, मतलब समूह की अनुरूपता के लिए वैसे दिखते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, हम सामाजिकरण पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, या फिर औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से, या फिर आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने से। देखो, बालक का सामाजिकरण कहाँ से शुरू हो, किससे संबंधित नहीं है? देखो, सामाजिकरण कोई तुरंत नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा बच्चा जिसको आपने ज़िंदगी भर कमरे में मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति या बच्चा जिसको आपने जो है हमेशा कमरे में बंद करके रखा है, क्या उसका सामाजिकरण तुरंत हो जाएगा? सामाजिकरण एक तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है भाई। हम समाज में रहते हैं, घुलते मिलते हैं, धीरे धीरे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, फिर हम उनके साथ घूमने जाते हैं, है ना। तो एक ये प्रोसेस होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत सामाजिकरण हो जाएगा। आप 10 साल से एक कमरे में बंद हो, फिर एकदम से जाओगे, आपके दोस्त भी अपने आप बन जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे सामाजिकरण नहीं होता है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? बी इज़ द राइट आंसर। नहीं पूछा गया है ना, तो इसीलिए नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। देखो, सामाजिकरण में हम कौशलों का अर्जन करते हैं, किसी को कुछ सिखाते हैं और किसी से कुछ सीखते हैं, ठीक है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ठीक है, एक संस्कृति को सीखते हैं और उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, उनकी हम लर्निंग करते हैं, तो ये भी राइट है। सामाजिकरण के द्वारा क्या होता है? मूल्यों विश्वासों का अर्जन हम करते हैं, ये भी बात सही है। आनुवंशिक संचरण नहीं होता है, आनुवंशिक संचरण आनुवंशिकता द्वारा होता है, सामाजिकरण द्वारा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो बी क्यों नहीं, बी नहीं सही है, मतलब बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, राइट, है ना। तो ये बी वाला हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा सबसे बड़ा फैक्टर सामाजिक परिवर्तन का क्या है? देखो, यूपी टेट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो शिक्षा, जो एजुकेशन होती है ना, उसी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। लोगों की सोच समझ विचारधारा इसी से बदलती है, रहने सहने का तरीका, रहने और मतलब जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्धारण करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो यह कथन किसी के द्वारा दिया की बात नहीं, ये कथन सत्य है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, राइट। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है भैया? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है ना, राइट। आप लोग समझ रहे हैं ना, सामाजिकरण क्या है? एक प्रोसेस है जिससे जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में कौशलों का अर्जन करते हैं ना, तो ए इज़ द राइट आंसर। ओके, और ये जूनियर सीटेट में पूछा गया है, ठीक है, ये बात याद रखना। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ए ही सही है।
यही सही है। सामाजिकरण के द्वारा हम मूल्यों को अर्जित करते हैं, विश्वासों को अर्जित करते हैं। भाई हमें हमारे दोस्तों पे विश्वास है, इसका मतलब क्या है, हम सामाजिकरण के एक्टिव मेंबर हैं, राइट। हम किसी से अपेक्षा करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सामाजिकरण है। हमारे कुछ मूल्य मान्यताएं हैं, हमारी कुछ आस्था है भगवान पे या फिर किसी भी ईश्वर को जिसे आप मानते हो, है ना। तो हमारे मूल्य, परंपरा, विश्वास, अपेक्षाएं ये किसके द्वारा होती है, सामाजिकरण के द्वारा संभव है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं कौन सा होगा, एक मिनट, सही नहीं कौन सा है, समूह कार्य में, सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसी बात बिल्कुल गलत है, बच्चों को वैसी बातें, मतलब यही गलत हो जाएगा, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, बस एक टीचर जो बताएगा वो मान लेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। बच्चों को टीचर की बातें थोपनी थोड़ी ना है उनके ऊपर कि वैसा ही मान लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी है, विद्यालय की बातें स्वीकार नहीं कर सकते हैं ना, तो यही सही नहीं है। बाकी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में कैसा स्थान होना चाहिए, स्वतंत्र और प्रजातंत्र, ठीक है। ए सही है, सी सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही बात है। समाज में हम रहते हैं ना, तो कुछ समाज के नियम उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, सिर्फ इसलिए, या फिर पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना क्लास में, उनके समवयस्कों का मतलब होता है साथ के बच्चे। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ का पढ़ाने वाला टीचर मेरा समवयस्क हो गया, आप हो, ठीक है, आपके साथ में आपकी एज के अनुसार पढ़ने वाला वो आपका समवयस्क हो गया, है ना। तो इसका कहने का मतलब है छोटे बच्चे जो होते हैं कक्षा में, क्लास में, उनको उनके साथ के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो पढ़ भी सकें, मतलब पढ़ाई के दौरान वो सामाजिक कौशल भी सीख सकें। सामाजिक कौशल का मतलब क्या, जब छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे क्लास में बैठेंगे ना, तो एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करेंगे, कभी पेंसिल मांगेंगे, कभी खेलेंगे, कभी लड़ेंगे, कभी झगड़ेंगे। इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, वो सामाजिक कौशल को सीख रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह इसका देखो बी आंसर सही है। बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल को सीखें, ठीक है, ये बात सही है, बी इज द राइट आंसर। अन्य लोगों के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सामाजिक ज्ञान सामाजिक ज्ञान क्या होता है, सामाजिकता क्या होती है, मैंने क्या बताया, एक प्रोसेस होती है, एक प्रतिक्रिया होती है ना। तो अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है कौन सा गुण, हाउथेनी का प्रभाव, ठीक है, हाउथेनी का प्रभाव सकारात्मक गुण कहलाता है, ठीक है। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चों का सामाजिकरण, देखो परिवार एवं अगर हम बात करें बच्चे के सामाजिकरण की मुख्य भूमिका क्या है, माता पिता परिवार, ठीक है, वो सबसे पहले आएंगे, ठीक है। फिर इसको माता पिता परिवार मित्र ये सब क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, सामाजिकरण की पहली इकाई क्या है, माता पिता परिवार, ठीक है, भाई बहन, ये पहली इकाई है, प्राथमिक इकाई है, मुख्य इकाई है, ठीक है। और जैसे कि विद्यालय, पास पड़ोस, है ना, मतलब विद्यालय वगैरह जो होता है, ठीक है, दूसरी इकाई हो जाएगी। तो मुख्य इकाई कौन सी हो गई, माता पिता और उनका परिवार प्राथमिक इकाई होती है बच्चों की सामाजिकता से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सामाजिकता वो अपने परिवार में सीखते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की
एजेंसी है। द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, मैंने क्या बताया, विद्यालय। पहली एजेंसी क्या हुआ, माता पिता, दो भाई बहन, ये पहली एजेंसी है। उसके बाद विद्यालय और ये सारी चीज़ें दूसरी एजेंसी हो जाएंगी। कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, प्राथमिक। जब हम प्राथमिक पहले या मुख्य की बात करेंगे ना सामाजिकता में, तो वो परिवार आ जाएगा। प्राथमिक की बात करेंगे तो परिवार आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, मीडिया, सभी लोग भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो सबसे अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, तो मीडिया, विद्यालय, परिवार, सभी लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सारे सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर, ओके, इसमें सारे सम्मिलित हैं। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के प्रमुख स्थान, देखो इसमें सामाजिकरण की मतलब स्कूल क्या है, बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है जहाँ पे मुख्य स्थान बच्चों का होता है। ए इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, ठीक है। तो विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, ठीक है, और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए इज़ द राइट आंसर। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, विद्यालय के द्वारा ही तो सांस्कृतिक जितने परिवर्तन होते हैं, ठीक है, सही बात है। विद्यालय संपूर्ण बालक को उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस बात का पूरी तरह से मैं खंडन करती हूँ और ये बात सीटेट भी नहीं मानता है। तो डी सही है, मतलब मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, तीनों मुख्य कार्य है और डी वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है, ठीक है। तो परिवार, विद्यालय और पड़ोस, उपयुक्त। देखो सबसे अधिक योगदान परिवार ही देता है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ओके, ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, सबसे महत्वपूर्ण स्थान बच्चे के सामाजिकरण में किसका होता है, परिवार का। तो परिवार की मुख्य भूमिका होती है भाई। निम्न में से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य कौन हो गए, परिवार और रिश्तेदार हो गए, ठीक है। और गौड़ कौन हो गए, गौड़ वातावरण, विद्यालय और आसपास के क्षेत्र गौड़ हो गए। पहली इकाई क्या है, परिवार, ठीक है, और उसके भाई बहन बच्चे के, ठीक है। और दूसरी इकाई विद्यालय और पास पड़ोस है ना, तो दूसरी पूछा गया है, दूसरी का मतलब गौड़ पूछा गया। एक चीज़ मुख्य होती है, एक गौड़ होती है। मुख्य का मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, है ना, गौड़ का मतलब होता है इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मतलब ये हो गया गौड़ का, ठीक है। ये बात समझ गए आप। सीटेट में मैंने आपसे बार बार कहा है कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा क्या करें कि थोड़ा सा आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान दें, ठीक है। इसमें क्या, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अच्छा, दूसरी इकाई क्या इसमें देखो आंसर बी है और बी ही सही है, एक करेक्ट कर लीजिए। विद्यालय और निकटतम परिवार का मतलब क्या हुआ कि दूसरी इकाई विद्यालय और उसके जो रिलेटिव होते हैं वो होते हैं, ठीक है। निकटतम परिवार के सदस्य तो वही होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्याह्न भोजन के दौरान एक उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप मतलब ऐसे टाइम पे आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, जब लंच हो रहा होता है, ठीक है, तो एक टीचर कहता है कि हम नीची जाति के बच्चे के साथ भोजन नहीं करेंगे, ठीक है, एक उच्च जाति का बच्चा, ठीक है। पहली बात तो ये कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब मतलब हमारे समाज में ऐसा था पहले, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जाति पाति कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम सभी लोग क्या हैं, एक इंसान है और इंसान बनकर रहना चाहिए, ठीक है।
तो अगर मान लो एक बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। तो उनके दिमाग में या फिर कहीं से सुन लिया, देख लिया, कुछ भी उनके दिमाग में अगर मान लो ऐसी परिस्थिति पृष्ठभूमि बनी है कि हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, इस पर्सन के साथ या फिर इसके साथ, तो आप क्या करेंगे? आप खुद जो है सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो उनसे और बच्चों, मतलब एक टीचर होने के नाते मान लो एक बच्चा नहीं मान रहा है, ठीक है, कि हम उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, तो पहले तो आप उसे समझाएंगे कि ऐसे नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग सब लोग एक हैं और साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप खुद साथ में उस बच्चे के साथ में बैठ के खाना खाइए और सबको साथ में बिठा के खिलाइए। तो इससे एक मैसेज जाएगा अन्य बच्चों के साथ, भाई इस बच्चे के साथ हम क्यों नहीं खा सकते हैं, जब हमारी मैम खा सकती हैं बैठ के, तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं, है ना। तो बच्चों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही है कि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, मना लेंगे, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, ओके। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये काहे में सहायता करते हैं, मतलब सामूहिक गतिविधियों में जब बच्चे भाग लेंगे ना, कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई गेम खेलेंगे या कुछ भी लर्निंग करेंगे ना साथ में सामूहिकता से, तो उनका सामाजिकरण का और ज़्यादा विकास होगा, ठीक है, उनके सामाजिकरण का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधक सामाजिकरण या फिर मूल्यों या अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। देखो सीटेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। बालात्मक अधिगम, बच्चों का अधिगम, ठीक है। निम्न चिंतन तथा समझिए साथी एवं अध्यापक की अनुकृति, विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, ठीक है। तो इसमें क्या है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, मतलब क्या होता है कि स्कूलों में एक पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें क्या होता है कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत दिए गए होते हैं इसमें, है ना। तो ये बात कही गई है, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाइए। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? माता पिता एवं परिवार, उनका जो बेस होता है बच्चों के सामाजिकरण का क्या होता है? भाई माता पिता और परिवार ही तो होता है बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों के सामाजिक सोशलाइजेशन का बेस क्या होता है? माता पिता और परिवार, ठीक है, यही तो प्राथमिक एजेंसी होते हैं ना। मुख्य कौन होते हैं? माता पिता और फैमिली, मतलब जहाँ पे फैमिली और भाई बहन सारे आ जाते हैं, राइट। विद्यालय का कार्य है संस्कृति को संरक्षण देना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों के सामाजिक विकास का विशेष महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ठीक है, बच्चों के सामाजिक विकास के लिए क्या करेंगे? खेल या फिर बाल साहित्य या फिर दिनचर्या या फिर संचार माध्यम। बच्चों का अगर सामाजिकरण करना है ना तो उनको खेलने दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। खेलने के माध्यम से क्या होगा, एक तो खेलने के दौरान वो लर्निंग कर रहे होते हैं, सामाजिक कौशल सीख रहे होते हैं, दूसरे साथ उनका जो शारीरिक तालमेल है वो भी बना होता है। शारीरिक दृष्टि से मतलब दौड़ भाग करेंगे तो उनका शरीर भी मजबूत होता है, ठीक है। संवेगात्मक नियंत्रण भी करना सीख लेते हैं बच्चे खेल के दौरान, और सामाजिक कौशल भी सीखते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी कराइए, गेम के माध्यम से सिखाइए, लर्निंग कराइए, है ना। तो खेल को विशेष महत्व दिया जाता है बच्चों की सामाजिकता के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यूपी टेट में ये पूछा गया था, ठीक है, ये भी है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, अच्छा, या समय बिताने में सहायक होगा, अच्छा जी।
ठीक है, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है ताकि ये सहयोग और संतुलन का विकास कर सके, बच्चों में सहयोग की भावना करेगा, ठीक है, संतुलन का विकास करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा बच्चों में, ठीक है। तो विद्यार्थियों को इसीलिए विद्यालय में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में क्या सकते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है, ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आपको पता है कि सामाजिकरण का मुख्य कारक क्या है, परिवार है ना। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत सी थोड़ी भूमिका होती है। देखो, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। विद्यालय सामाजिकरण का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, तो यही सही है। लेकिन सामाजिकरण में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है भाई, परिवार। परिवार, माता पिता मुख्य एजेंसी है, लेकिन विद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य कारक होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है, मुख्य कारक की बात की गई है, ठीक है, तो परिवार ही हो जाएगा इसमें कुछ सोचना तो है नहीं आपको, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, कितनी बार समझा चुकी हूँ, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जनसंचार का माध्यम, ठीक है, जितना भी ये जनसंचार माध्यम है, कम्युनिकेशन सामाजिकरण का एक माध्यम है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो जैसे जैसे जनसंचार माध्यम बढ़ता जा रहा है ना, इससे क्या होता है, इसके माध्यम से अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को हमारे प्रभावित करता है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, ठीक, तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी का मतलब जो मतलब बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालता है। देखो, परिवार सबसे मुख्य स्थान किसका है सामाजिकरण में, परिवार है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इको क्लब, जब बच्चे क्लब जाएंगे, डांस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो वहाँ भी सामाजिकरण हो रहा है एक तरीके से देखें, बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्वास्थ्य क्लब की बात करें तो स्वास्थ्य क्लब में क्या होगा, बच्चे अपनी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सामाजिकरण की एक्टिव एजेंसी है। लेकिन हम निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहे हैं भाई, सार्वजनिक पुस्तकालय में कौन सा सामाजिकरण होगा, है ना, तो सी मतलब निष्क्रिय एजेंसी की बात की गई है, तो बाकी सारे सक्रिय एजेंसी हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय एजेंसी हैं। तो निष्क्रिय पूछा गया है ना, तो निष्क्रिय कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन को आप लोग समझने की पूरी कोशिश किया करिए, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं करता है, ठीक है। सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, ठीक है, अत्यधिक दंडात्मक कठोर आज्ञाकारिता की मांग, या फिर सजा के लिए अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है कि सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, यही नहीं है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कौन सा, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास रखते हैं, वे दर्शाते हैं अधिकारवादी परवरिश। जो माता पिता अपने बच्चों को मतलब मारते हैं, दंडित करते हैं, सजा देते हैं, वो एक हिसाब से क्या अधिकारवादी वातावरण में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं, उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं। बच्चों को जितना स्वतंत्र छोड़ोगे, जितना ज़्यादा उन्हें स्वतंत्र गलतियां करने दोगे, गलतियों से बच्चे सीखते हैं। बच्चों को आप छोड़िए तो सही से, मतलब हाँ, उन पे एक ऑब्जर्वेशन रखिए, लेकिन उनको अपने मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, गलतियां करने दीजिए, क्योंकि जैसा कि पियाजे ने भी बोला है ना कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, है ना, तो उनको एक स्वतंत्र वातावरण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो कल की हमारी क्लास होगी ना, तो वो पियाजे, वाइगॉस्की, चॉम्स्की, इन जितने भी भाषा विकास के सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड होगी। कौन सा माता पिता द्वारा बच्चों को असफलता से निपटने में समर्थन देने और उसकी मदद करने का सबसे सही तरीका है, ठीक है, तो उनकी असफलता को भुलाने के लिए बच्चे को किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त करने हेतु एक आरामदायक परिवेश का वातावरण देना,
ठीक है। सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि क्षमताओं पर। ठीक है। अपने बच्चों के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो उन्हें संभावित असफलता से बचाएं। ठीक है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने। देखो, जहाँ पे हम अवसर की बात करेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा, है ना। तो अवसर, जब जितना ज़्यादा हम बच्चों को अवसर देंगे, जितना ज़्यादा उन्हें उनको अवसर प्रदान करेंगे लर्निंग के लिए, वही आंसर सबसे सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं आंसर क्या है। मेरे हिसाब से तो बी ही था। ठीक है, बी ही सही है। ठीक है। कौन सा एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी हैं, वो क्या है? स्वतंत्र। विलक्षणता के लक्षण क्या नहीं है? अमित्र, एकांत, प्रिय, अंतर, मतलब कौन से विलक्षणता के लक्षण नहीं है? मतलब एक बच्चे के फ्रेंड्स नहीं है, या फिर एक बच्चा अलग रहता है, मतलब एकांत प्रिय है, या फिर अंतर, वो है अंतर्मुखी है एक बच्चा। ठीक है। तो ये विलक्षणता, ये तीनों विलक्षणता के लक्षण हैं। ये भी है विलक्षणता, ये भी है, ये भी है। और इसमें पूछा गया है कौन सा विलक्षणता के लक्षण नहीं है ना। तो स्वतंत्र रहना ये एक विलक्षणता का लक्षण नहीं है। ठीक है। तो यही सही हो जाएगा, और बाकी तो हैं इसलिए ये नहीं है। ठीक है। ये सारे तो विलक्षणता के लक्षण मतलब हैं। ठीक है। और विलक्षणता का लक्षण क्या नहीं है? स्वतंत्र होना नहीं है, और बाकी तीनों हैं, तो हम नहीं की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और बाकी तीनों विलक्षणता के लक्षण है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को के माध्यम से परिवारों और वयस्कों को बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। ठीक है। तो बच्चों को स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको सीडीपी, ईवीएस और हिंदी की सारी क्लासेज मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लासेज मिलेंगी, एनालिटिकल क्लासेज मिलेंगी, और जो भी हमारे थ्योरी के क्लासेज हैं वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में बातें हुई हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।